मेन महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो मुगल है ना, मुगल शासन व्यवस्था। तो इससे पहले हमने ये देखा है कि मुगल कैसे यहाँ आपके कैसे आए और इनका उद्देश्य कैसा रहा मुगलों को भारत में आक्रमण करने के पीछे, और इनको कौन इनवाइट किया, है ना। हम लोग कल चर्चा किए थे और ये भी चर्चा किए थे कि बाबर किस प्रकार से युद्ध में जीता, और ये भी चर्चा किए थे कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक, है ना, किसके शासनकाल में साहित्य कला अधिक विकसित हुआ, स्थापत्य कला अधिक विकसित हुआ, है ना, चित्रकला किसने सबसे अधिक विकसित किया, है ना। और ये भी हम लोग देखे, बहुत सारा युद्ध भी हम देखे, है ना। बाबर के ने भी 3-4 युद्ध लड़ा, फिर हुमायूं और है ना, हुमायूं ने भी 3-4 का युद्ध लड़ा। जैसे आप कनौज का युद्ध देख लीजिए, चौसा का देख लीजिए, देवरा का देख लीजिए, है ना, सरहिंद का हो जाएगा। फिर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो अकबर रहता है उसके विजय अभियान जो है लेकर का कब कब किसने राज्य को इसने अपने स्वराज्य में मिलाया और हिंदुओं के प्रति क्या इसका पॉलिसी था, इसकी मनसबदारी व्यवस्था कैसी थी अकबर का, है ना। फिर आप देखेंगे औरंगजेब को भी देख लिए हैं, औरंगजेब के धार्मिक नीति कैसा था, है ना, भी देख लिए हैं। तो उसी क्रम में हम लोग अब देखेंगे मुगल शासन व्यवस्था, ठीक है, इनकी व्यवस्था कैसा था मुगलों का, ठीक है। तो मंत्री परिषद को क्या बोलते हैं, विजारत कहते हैं। बाबर के शासनकाल में वजीर एक महत्वपूर्ण क्या था, पद था, है ना, काफी पद था। सम्राट के बाद, है ना, सम्राट के बाद शासन करने के लिए, है ना, शासन को संचालन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था वो वकील था, जिसका कर्तव्य अकबर ने, है ना, दीवान, है ना, मीर बख्शी, सर्द उस सर्द एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय, है ना, असद खान ने सर्वाधिक, है ना, 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्यरत था, ठीक है, दीवान के समय कार्यरत था। फिर जो है अगला पॉइंट देखेंगे, मीर बख्शी द्वारा, है ना, शरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर, है ना, के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे क्या बोलते थे, काजी कहते थे, ठीक है। लगानहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता था, लगानहीन भूमि का निरीक्षण जो है कौन करता था, सर्द, हाँ, और लगानहीन भूमि को बोलते हैं मदद ए मास बोला जाता है। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान जो हुआ करता था उसको हम मीर शमा कहते थे। सूचना और गुप्त विभाग के प्रधान जो है ना, दरोगा ये डाक चौकी कहते थे। शरीयत के प्रतिकूल काम करने वाले या रोकने वाले या आम जनता के, है ना, दुर्चरित्रता से बचने के कार्य कौन करता था, है ना, मुहत्सिब नामक अधिकारी कार्य करता था। प्रशासन के दृष्टिकोण से मुगल सम्राट जो है सूबा, है ना, सूबों, ना सरकार, है ना, परगना या महल, है ना, महल को जिला, और जिला या बोलते थे इसको दस्तूर, है ना, और दस्तूर ग्राम में बटा होता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करता था वो ग्राम होता था, जिसे मावदा या डीह कहते थे, है ना। मावदा के अंतर्गत छोटे छोटे वस्तुओं को क्या बोलते थे, नागला कहते थे, ठीक है। सब शब्द आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। शाहजहां के शासनकाल में न सरकार और परगना के मध्य कौन था, चकला
चकला की एक नई, है ना, चकला नामक एक नई इकाई की व्यवस्था की गई थी, स्थापना किया गया था। अब जो है देखेंगे जो महत्वपूर्ण पद थे उनके कार्य देखिए, ठीक है। सूबेदार का क्या काम था भाई? तो प्रांतों में शांति स्थापित करना, है ना। सूबेदार जो हुआ करता था वो प्रांतों में शांति स्थापित करता था। फिर दीवान जो होता था वो राजस्व से संबंधित प्रधान था, राजस्व से संबंधित कार्यों करता था और उसके प्रति वो जवाबदेह था, सूबेदार ये दीवान। और बख्शी जो है ये प्रांतीय सैन्य प्रधान हुआ करता था, है ना। फौजदार जिला के, है ना, प्रधान फौजी क्या था? अधिकारी था, है ना। अमील या अमल गुजार जिसको क्या बोलते थे? राजस्व के प्रमुख अधिकारी था। कोतवाल, कोतवाल क्या था भाई? तो नगर प्रधान था, है ना। शिकदार, है ना, परगने के प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। अमील जो है ग्रामों के, है ना, ग्रामों के कृषकों से क्या करता था? प्रत्यक्ष संबंध बनाने एवं लगान निर्धारण करता था। तो ये प्रमुख जो है पद हुए, अब इनके कार्य हुए। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछता है, एक तरफ रहेगा पद, दूसरी तरफ उनका रहेगा विभाग या कार्य, उसको आपको मैच करना होगा। पहला प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न का रूप क्या होगा? 3 गो रहेगा सही, है ना, जैसे कि बख्शी रहेगा, दीवान रहेगा, सूबेदार रहेगा, है ना। 3 गो रहेगा सही और एक पद के नाम, एक पद के कार्य कुछ और दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा कथन, कौन सुमेलित सही नहीं है। तो 2 रूपों से आपको यहाँ मिलेगा प्रश्न, 2 रूप में मिलेगा, समझ में रहा है। तो कैसे प्रश्न होगा? अब यहाँ देखिए, भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य समस्त भूमि को कितना वर्ग बांटा था? 3 भागों में बांटा था, ये जरूर देखिएगा। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के कंट्रोल में हुआ करता था, सरकारी भूमि कह सकते हैं, बादशाह के रूप प्रत्यक्ष कंट्रोल था। फिर आप देखेंगे जागीर, जागीर भूमि जो है कौन सा? तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि था जागीर। जैसे वेतन नहीं था ना, तनख्वाह नहीं था, तो उसके बदले उनको जमीन भूमि दिया जाता था, ठीक है। ये जागीर हो गया। अब अगला जो है शरियुगल, है ना, या मदद ए माशा, है ना। इसमें जो है अनुदान दी गई लगानहीन भूमि, जिसे मिल्क कहते थे, ठीक है, लगानहीन भूमि, ठीक है, मदद ए माशा, ठीक है, मदद ए माशा या शरियुगल कहते थे, शरियुगल या मदद ए माशा, ठीक है। ये लगानहीन भूमि हुआ करता था जिसे मिल्क कहते थे। अब देखेंगे शेर शाह द्वारा भू राजस्व, शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाने जाने वाला जो पद्धति था वो राई था, है ना। और राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। यानी ये जो राई जो है भू राजस्व से संबंधित एक सिस्टम है जिसका उपयोग शेर शाह ने और अकबर ने किया था। तो यहाँ से 2-3 प्रकार से प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव के स्तर पे, ठीक है, कि राई क्या है, पहली बात। दूसरी बात, क्या राई का इस्तेमाल किसने किया था? शेर शाह ने किया था कि अकबर ने किया है? दोनों ने किया था, ठीक है। मैंने हम यहाँ चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ये प्रश्न किस रूप में आपके सामने आ सकता है, इसकी जो है व्याख्या साथ में करते हुए चल रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहे। तो शेर शाह और अकबर दोनों ने इस पद्धति का उपयोग किया था। अकबर द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी का नियुक्ति कब? 1573 ईस्वी में किया था और इसने अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। और 1580 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था? दहशाला नामक एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया था, जिसकी व्यवस्था, है ना, इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं। देखिए, रुक जाइए, यहाँ इस पॉइंट को समझिए। टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था क्या था भाई? तो अकबर ने, है ना, दहशाला, सुनिए, अकबर ने 1580 ईस्वी में दहशाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली, ये पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। दहशाला जो था एक न्यू टैक्स से संबंधित एक प्रणाली था
जिसको हम बोलते हैं क्या, इस व्यवस्था को प्रोडर्मल बंदोबस्त कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इस व्यवस्था को, तो इस व्यवस्था को दहसाल, और दहसाल को ही क्या बोलते हैं, प्रोडर्मल व्यवस्था कहते हैं। और इसको अकबर ने 1580 में प्रारंभ किया था। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत इस व्यवस्था के अंदर 4 भागों में बांटते हैं इसको। ठीक है, 1570-71 में, 1570-71 में टोडरमल ने का खालसा भूमि पर राजस्व की एक नई प्रणाली, जिसको क्या बोलते हैं, जप्ती प्रारंभ किया। इसने जो है, इसमें कर निर्धारण 2 श्रेणी से किया गया था। पहला था तखसीस और तहसीस, है ना, तखसीस एवं तहसीस। देखिए फिर इसको सुनिए मामला क्या है। 1570 सुनिए, 1570-71 में, है ना, टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नींव प्रणाली, है ना, जप्ती प्रारंभ किया। इसमें कर का निर्धारण जो है 2 श्रेणी में किया। पहला था इसके तखसीस, दूसरा था और तहसील, है ना। औरंगजेब ने अपने शासन व्यवस्था में, है ना, नक्शी प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को, है ना, उपज का आधा कर दिया। अब देखिए बात सुनिए, जो टोडरमल व्यवस्था जो था, उसने जो है ये जप्ती ही पूछा कि जप्ती क्या है, ये भी एक प्रकार का टैक्स ही है। और जो है इसको जो है कर का निर्धारण 2 तरीके से व्यवस्था किया, तहसीस और तहलीस, है ना, 2 गो है। ठीक है, अब जो है औरंगजेब ने क्या किया, है ना, नक्श प्रणाली अपनाया और ये उपज का आधा कर दिया था। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभक्त थे। पहला था खुद कष्ट क्या था, वे किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवास करते थे। ठीक है, दूसरा था पाही कास्ट। ठीक है, पाही कास्ट, कि वे दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, है ना। तीसरा था मुजारियन, है ना। मुजारियन क्या था, खुद कष्ट कृषक से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। एक पॉइंट देखिए, कह रहा है कि मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभक्त थे, है ना। मुगल काल में जो कृषक था वो 3 प्रकार का था। एक कृषक वैसा था जो गांव में रहकर भी अपना कृषि करता था। एक कृषक, सुन लीजिए, एक कृषक ऐसा था जो क्या करता, दूसरे गांव में जाकर कृषि करता, और एक ऐसा था कि दूसरे से किराया पर लेकर कृषि करता था। 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। एक को क्या बोला गया है, खुद कष्ट, जो गांव में रहकर कृषि करता है, लोकल स्तर पर जहां वो रहता है। दूसरा कहता है पाही कष्ट, ये क्या करता है, दूसरे गांव में जाकर ये कृषि का कार्य करता है। तीसरा जो है मुजारियन, ये क्या करता है, कृषि भूमि किराए पर लेकर जो है करता है। तो ये कृषकों का वर्ग था मुगल काल में। 4 प्रकार का भूमि कहा दिया है। अच्छा, ये वाला, हाँ देखिए, हाँ छूट रहा था अभी। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि पोजल क्या है, तो नियमित रूप से खेती, है ना, मतलब वर्ष में 2 बार होता था पोजल। और फिर पर्ती में क्या है कि 1 से 2 वर्ष के अंतराल, है ना, 1 से 2 वर्ष के अंतराल पर जो खेती होता था उसे पर्ती था। और चारर, है ना, चाचर जो है 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होता था। बंजर खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान वसूला नहीं जाता था। देखिए क्या होता है ना कि जब कोई आप सिस्टम को जानते हैं तो उसको कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि बंजर भूमि है,
ठीक है, तो प्रश्न यही रहेगा कि क्या मुगल काल में बंजर भूमि से कर वसूला जाता था? इस तथ्य पर विचार करके बताइए कि गलत है कि सही। मैंने पुट के माध्यम से बंजर भूमि दे देगा, इसमें से एक दो उठा लेगा, ये चाचर एक और उठा लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लुसेंट का बुक है ना, अगर आप मध्यकाल इससे भी कर ले रहे हैं और घटना चक्र लगा रहे हैं PYQ, तो अगर 10 क्वेश्चन आता है, अभी तो खास करके आधुनिक से ही बहुत प्रश्न पूछ रहा है, प्राचीन और मध्यकाल गौण कर दिया है, थोड़ा बहुत प्राचीन से पूछता है, मध्यकाल से बहुत कम प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन इन केस पूछ दे रहा है तो आप लुसेंट का मध्यकाल और घटना का PYQ लगा लीजिए। प्रश्न अगर 5 को पूछता है तो 3 से 4 करने का आप स्थिति में रहिएगा। ये पिछले 10 साल का मैं आपको अनुभव और एनालिसिस बता रहा हूं। उठा के कभी लेके आइए आयोग का पेपर जो हुआ है 10 साल में। मुगल काल से अगर प्रश्न पूछा है, ठीक है, तो 5 को प्रश्न पूछा है तो लुसेंट और घटना चक्र यहीं से प्रश्न मिल जाएगा आपको। एक आध 2 क्वेश्चन को मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन 5 में से 3 और 4 आप 100% करके आएंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। मुगल काल के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, बस समझ में रहा है ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अब कहाँ थे हम लोग, ये है ना, ये हो गया, यहां तक हम लोग कर लिए थे। अब जो है आ जाइए, है ना, इधर पे अगला जो है, मुगल काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन था? आगरा। भरतपुर के बयाना, है ना, गुजरात के सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का जो नील था वो कहाँ मिलता है? तो बयाना क्षेत्र और सरखेज में पैदा होता था। तो ये पूछ सकता है कि मुगल काल में सरखेज किसके लिए प्रसिद्ध था? नील, कपास, ऊन, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। तो मेरा कहना यह है कि आप ये देखिए कि नील का प्रमुख केंद्र कौन था, और उसमें से जो नील के जो उत्तम प्रकार था वो बयाना क्षेत्र और सरखेज में पैदा होता था। तो सरखेज और बयाना दोनों आपको ध्यान रखना होगा। अफीम जो है मुख्यतः मालवा और बिहार में होता था। सेरा उत्पादन जो है प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? बिहार में है। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन भी था। इसका तात्पर्य क्या है? कारीगरों का अग्रिम भुगतान देना, है ना, पहले ही अग्रिम एडवांस पेमेंट, ठीक है, ये अग्रिम प्रथा था। तो अग्रिम ददनी में ही अग्रिम वेतन मिलता था इनको, ठीक है। ये ददनी जो प्रथा था वो उद्योग से संबंधित था। इस पॉइंट को भी आपको इंगित करना होगा कि ददनी जो है उद्योग, है ना, कपड़ा उद्योग के अंतर्गत जो है ददनी प्रथा प्रचलन में था। फिर देखेंगे उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर और लाहौर में क्या होता था? ये तैयार होता था। मुगल काल में रुपया की सर्वाधिक जो है ढलाई किसी सरकार में हुआ था? तो औरंगजेब के समय में हुआ था। अन्ना सिक्का का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर क्या किया था? अपनी आकृति बनवाया और उसने अपना और नूरजहां का नाम अंकित कराया। ये आपको तीनों पॉइंट आपको जो है गौर से करना होगा। सबसे अधिक अगर सिक्कों पर ढलाई किया गया तो किसने किया था? औरंगजेब ने। सबसे अधिक सिक्कों पर ढलाई किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। और आना जो सिक्का था वो किससे प्रचलन था? शाहजहां के शासनकाल में था। एक पॉइंट और देखना है आपको, जहांगीर ने क्या किया था? अपने आकृति सिक्कों पे जो अपने आकृति बनवाया, साथ में क्या किया था? नूरजहां के नाम, है ना, भी अंकित करवाया था सिक्कों पर। अब अगला देखेंगे मुगल कालीन लगान वसूलने का व्यवस्था, ठीक है। एक का था गल्ला बख्शी। इसमें क्या था कि फसल के कुछ भागों पर सरकार द्वारा लिया जाता था
और नसक, नसक क्या था जी? इसमें खाड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे लेते थे। यह व्यवस्था बंगाल में था। नसक, नसक जो व्यवस्था था वो बंगाल में प्रचलित था और ये किस पे था? फसल पे आधारित था। और जब्ती तो हम लोग पढ़े किए हैं, इसमें जो है बोए गए फसल के आधार पर लगान का निश्चित करना और जो कि क्या था? नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा सिक्का जो है क्या है? संशव है ना, सोना का होता था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित जो है सिक्का कौन था? इलाही था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का जो था वो इलाही था। अब देखिए प्रमुख जो है सिक्का देखिए कह रहा है मुहर। मुहर क्या है? मुगल काल का जो है सर्वाधिक प्रचलित जो है सोना क्या बोलते थे उसको? इसको सोने का सिक्का था, ये मुहर था। मुहर जो सिक्का का प्रकार है वो सोने का सिक्का था। ठीक है, अगला देखेंगे हम। अगला कौन सा है? संसव। संसव क्या है? अकबर द्वारा चलाया गया था और बड़े पैमाने का ये सिक्का था। यह लगभग 101 तोल मतलब भारी होता है तोले। हाँ ठीक है। यह अगला जो है इलाही। यह सोने का गोल क्या होता था? आकार का सिक्का हुआ करता था। रहस्य, रहस्य क्या है? रहस्य जो है यह गोल और चौकदार दोनों तरह का सोना का सिक्का होता था। यह क्या है? 5.5 है ना तोले का होता था। फिर अगला देखेंगे है ना आत्मा, है ना, यहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आत्मा है, चमक रहा है इधर से। तो 25 तोले का सोने का सिक्का था। और ये क्या लिखा हुआ है? जब लाइट मारा गया निहसात जो है 20 तोले का था। रुपया चांदी का और जलाली जो था वो चांदी का था। ठीक है, ये सब के सब क्या था? अब एक और पॉइंट आप देखिए जो है सभी चांदी के सिक्के थे। कौन कौन? दरहब, चरण, चंदन, दब, कान और सूकी। ये जो है 6 को है हुआ, ये सभी के सभी क्या है? चांदी के सिक्का हुआ करता था। ठीक है, मुगलकानी अर्थव्यवस्था का आधार जो है चांदी का रुपया हुआ करता था, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अगला जो है दस्तक। दस्तक व्यवस्था क्या था? ये परमिट व्यवस्था थी। लेन देन के लिए जो है तांबे, है ना, तांबे को दाम के रूप में प्रयोग करते थे। और 1 रुपया में कितना दाम था? 40 दाम था। देखिए 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। कह रहे हैं कि मुगलकालीन अर्थव्यवस्था जो है का आधार जो है चांदी है। एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको। मुगलकालीन है ना अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो क्या है? चांदी है। लेकिन आपको ध्यान में क्या देना है कि लेन देन के लिए जो है तांबे के दाम का प्रयोग किया गया है, बस में लेन देन में। लेकिन आधार क्या है? चांदी है, ये ध्यान रखना है आपको। मुगल काल सेना जो है 4 भागों में विभक्त था। पहला था पैदल, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी सेना। ठीक है, अब देखिए मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था, जिसने किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वालों जो है ना कितना थे? मनसबदार थे। और 500 से है ना कितना? 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाला क्या बोलते थे? उमरा। और 2500 से ऊपर प्राप्त करने वाला मनसब को अमीरे आजम कहते थे। तो जो मनसब जो है 3-4 रूपों में आपको देखने को मिल रहा है। पहला क्या मिल रहा है? 10 से जो है 500 तक को क्या बोलते हैं? मनसबदार। 500 से 2500 तक क्या बोलते हैं? उमारा, है ना, उमरा। और 2500 से अधिक को बोलते हैं अमीर आजम। अगला पॉइंट देखेंगे जात से व्यक्ति का वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता है। और सवार से पद, है ना, जो सवार जो दिया है पद से घुड़सवार दास्तों की संख्या का ज्ञान होता है। तो ये 2 यूपीएससी भी इस सबके बारे प्रश्न पूछा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में देखिएगा बार बार रिपीट किया है
कि मुगल काल में जात शब्द का प्रयोग का मतलब बताइए और सवार क्या था। मैंने दोनों के एक ही में पूछ दिया है, उलट फिर कर दिया है। ये जो जात है वो प्रतिष्ठा से संबंधित है, जबकि जो सवार है वो पद से है, तो उसी को रिवर्स कर देता है और कभी सेम कर देता है, बोलता है कि सही है कि गलत है। ठीक है, ये घटना चक्र भी इसका चर्चा मिलेगा आपको। अगला पॉइंट जो है, अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 500 जात की पदवी, 5000 जात की पदवी के थे। और औरंगजेब के शासन काल में, है ना, औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितना हो गया, यानी कितना बढ़ गया ना जी, है ना, औरंगजेब में हो गया। जहांगीर ने है ना सवार के पद में क्या किया, 2 आसपा और सी आसपा की व्यवस्था किया। सर्वप्रथम यह व्यवस्था किसने, महावत खां ने दिया था। ये भी है ना, ये जो है ये भी जो है पूछा हुआ है कि 2 आसपा और सी आसपा व्यवस्था किसने शुरू किया था और सबसे पहले किसको दिया था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जहांगीर ने सवार पद पे 2 आसपा और 2 सी व्यवस्था किया। सर्वप्रथम यह पद जो है महावत खां को दिया गया था। मनसबदारों के अलावा, है ना, खुद मुगल बादशाह भी फुटकर, है ना, फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें क्या बोलते थे, अहदी कहा जाता है, अहदियों। और फिर कहता है अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है। इनके वेतन, है ना, इनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफी ज्यादा, है ना, काफी ज्यादा होते थे। अब यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, दिख रहा है ना जी, है ना, होते थे। वे बहुत ही क्या करते थे, विश्व, है ना, विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। इनकी जो है भारतीय स्वयं कौन करता था, शाहजहां शहंशाह किया करते थे, मैंने वही राजा ही शासन है ना, ठीक है। इनकी हाजिरियों को, है ना, लेन देन के लिए क्या है, एक अलग अधिकारी हुआ करता था, है ना। तो अगला जो है अहदी 5 घोड़े भी रखा करते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिसमें 2 एक ही घोड़े कौन क्या करते थे, हिस्सेदारी करते थे। अहदियों का कर्तव्य बहुमुखी हुआ करता था। शाही कार्यालय के, है ना, क्या है, अधिकतर क्या थे, मुंशी, दरबार के चित्रकार एवं शाही कारखाने के क्या था, खोर, है ना, खोरमैन इस सैन्य दल में चुने जाते थे। अब जो है मराठों को उत्कर्ष करने से पहले क्या करेंगे हम, जो इसका है रेलवे सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक है, स्टडी बुक है, स्टडी, उसमें टॉपिक है मुगल काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पीवाईक्यू आधारित, उसको खत्म कर लेंगे ताकि आपको भी लगे कि हम भी पीवाईक्यू कर लिए हैं। ठीक है, तो मराठा करेंगे हम लोग अगले क्लास में। पहले आप लोग देख लीजिए, है ना, मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य एवं बाबर, ठीक है। तो ये जो है इसमें देखेंगे हम, आपको फटाफट बोलते चलेंगे क्वेश्चन, आप फटाफट आप इसको आंसर करते चलिएगा, ठीक है। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब से हुई, 1526 में। मुगल शासकों का क्रम क्या है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर, है ना। फिर आगे भी है, बाबर का जन्म कहाँ होता है, 24 फरवरी 1883 में फरगना में। बाबर का पिता कौन सा है, उमर शेख मिर्जा। बाबर का मूल नाम क्या है, जलालुद्दीन बाबर। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था, है ना, दौलत खां और आलम खां लोधी, है ना, ये इब्राहिम लोधी के चचा था, ठीक है। और बादशाह उपाधि धारण करने वाला कौन था, बादशाह की उपाधि धारण किया गया था 1507 में। बाबर ने भारत पर जो है, बाबर ने भारत पर आक्रमण कितना बार किया है, 5 बार किया है।
जो प्रथम देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना, डायरेक्ट सुनिए 21 अप्रैल 1526 में होता है। कभी कभी एकदम डेट पूछ देता है, साल नहीं पूछेगा कौन साल हुआ था, डायरेक्ट आपको हिट करता है डेट पर, 21 डेट को हुआ था। ठीक है, बाबर ने पराजित किया था किसको? इब्राहिम लोदी को, है ना। जीत के कारण क्या था इसका? तोपखाना और सैन्य कुशलता। जब मुगल काल हम शुरू किए थे तो उससे पहले हम चर्चा किए थे, मुगल आपके यहाँ क्यों जो है राजस्व अपना साम्राज्य को स्थापित किए और क्यों इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। तो उसमें आपसे हम चर्चा किए थे कि बाबर जो है दो गो जो है पद्धति का इस्तेमाल करता है, एक उस्मानी पद्धति का, अब एक कौन सा ये पद्धति करता है ना। उस्मानी पद्धति में ही क्या करता है ये, तो इसमें उस्मानी पद्धति में तो करता है कि तो खाना का इस्तेमाल करता है ना। जो मुगल कालीन सेना थे वो ऑलरेडी अपने यहाँ यानी मध्य एशिया में प्रशिक्षित हो चुके थे, उसका उपयोग यहाँ भी लोग किए, क्योंकि ट्रेंड सैनिक थे वो। हमारे यहाँ भी ट्रेंड थे लेकिन उतना ट्रेंड नहीं जितना कि मध्य एशियाई के सैनिक थे। ठीक है, तो जीत होने के ये भी एक कारण था बाबर को, है ना। फिर बाबर ने जो है पानीपत में, है ना, तुगलमा युद्ध नीति में, तुगलमा ने बताया था आपसे कि इसमें सेना को जो है विभिन्न ग्रुपों में बांट देते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, दुश्मन जब सेना सामने आता है तो उसको पता नहीं चलता कि आक्रमण किधर से हुआ, इधर से चौतरफा आक्रमण हो जा रहा है, उसको भागने का मौका नहीं मिल रहा है, तो है ना, चारों तरफ से आक्रमण हो जाएंगे तो फंस जाएंगे आप। तो अकबर ने जो है इसी पद्धति का जो इस्तेमाल किया था, तुगलमा युद्ध नीति। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोप का जो प्रयोग किया था, है ना, बाजोरा और भेरा के युद्ध में। खानावा का युद्ध जो है कल चर्चा किया गया था, है ना। फिर बाबर ने गाजी का उपाधि कब लिया था, ये पूछा गया प्रश्न है कि बाबर ने गाजी का उपाधि किस युद्ध के उपरांत लिया था। फिर आप देखेंगे बाबर फरगना के गद्दी पर जो है कब बैठता है ना, 8 जून 1494 को 12 वर्ष की अवस्था में बैठता है। फिर जो है 1528 ईस्वी के, है ना, कौन सा चंदेरी के युद्ध में बाबर ने क्या किया था, बाबर ने पराजित किया था किसको, मेदिनी राय का पराजित किया था। ठीक है, और घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसके पराजित किया था, महमूद लोदी को किया था ना। भारत में जो है बाबर के युद्ध का क्रम क्या है, पानीपत, खानमा, चंदेरी और ये तो आप ऑलरेडी पढ़िए लिए हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजु के बाबरी की रचना किसने किस भाषा में किया था, तुर्की भाषा में। जितना प्रश्न दिख रहा है ना जी, सब के सब जो है घटना चक्र में है, कराएंगे आपको, देखिएगा सब मिलेगा उसमें। ठीक है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम, है ना, रहीम खान ने किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, मीर जो है बाकी ने किया था। बाबर का कौन था, सेनानायक था। अरे फिर वही बात, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद बहुत मस्जिद है जी, अयोध्या में इसे बाबरी मस्जिद हम कह रहे हैं, राम मंदिर कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर का सेनानायक कौन था, मीर बाकी। हाँ यही हाँ अच्छा ना, ठीक है। मुगल अपने पिता की ओर से, है ना, किसके वंशज थे, तैमूर चंगेज। ठीक है, और बाबर का मृत्यु कब होता है, 27 दिसंबर 1530, है ना। थोड़ा सा इधर आ गया है, इधर ले लीजिए, इसको दिख रहा है स्पष्ट, है ना। प्रारंभ में बाबर का शव कहाँ दफनाया गया था, आगरा के आरामबाग में। बाबर का अकबर बाबर का कब्र कहाँ पे है, काबुल। बाबर का उत्तराधिकारी इसका कौन होगा, पुत्र हुमायूं का मूल नाम क्या था, नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं के पत्नी का नाम क्या था, अमीदा बानो बेगम। हुमायूं गद्दी पर कब बैठता है,
1530 में बाप लड़ा है ना। कितना वर्ष की अवस्था में बैठता है? 23 वर्ष की अवस्था में आगरा में, है ना। बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में बांटता है। ज्योतिष में भी विश्वास रखने वाला कौन था? विश्वास रखता था। सप्ताह में 7 दिन का 7 दिन के साथ 7 रंग का कपड़ा पहनता था, है ना। ये प्रश्न पूछा गया है, तो हुमायूं ही था। दीन पनाह नामक नगर बसाया था किसने? हुमायूं ने। हुमायूं नामा रचना किसने किया था? बेगम ने, है ना। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री, है ना। दीन पनाह नगर के स्थापना किसने किया था? हुमायूं ने किया था। हुमायूं का मृत्यु कब हो जाता है? 1 जनवरी 1556 में, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में किसने किया था? हाजी बेगम ने कराया था। कारीगर कौन था? मिर्जा गयास, है ना। अब अगला जो है शेरशाह हो गया। तो शेरशाह का बचपन या मूल नाम क्या है? फरीद खां। शेरशाह को शेर खां का उपाधि बिहार के सूबेदार, है ना, बहार खां लोहानी ने, अब शेर खां ने, है ना, शेर खां ने शेरशाह का पदवी ग्रहण किया था कौन युद्ध में? चौसा के युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध कब हो जाता है? 25 जून 1529 में। शेरशाह इसका होता है, शेरशाह ने इसको पराजित किया था। किसको? हुमायूं को। अपने नाम से मुख्तबा पढ़वाया किसने था? शेरशाह ने चौसा युद्ध के बाद पढ़ा था। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध क्या हुआ था ना, 1540 है ना। और है ना, और डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह ने किया था, है ना। ग्रैंड ट्रैक का मरम्मत किसने करवाया था? शेरशाह के काल में भू राजस्व का दर कितना था? हाँ, ये पूछना करता है, सही बात है। शेरशाह के शासन काल में भू राजस्व का दर कितना प्रतिशत था? 1/3। और शुद्ध जो है चांदी का सिक्का और रुपया का सिक्का ढलवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने ढलवाया था। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना कौन था? 12मासा किसके समकालीन था? शेरशाह के समकालीन था। अगला जो देखेंगे स्वप्न, है ना। स्वप्नवास वादता का रचना कौन था? भाष्य। शेरशाह सूरी का मृत्यु कब हो जाता है? 1545 में, है ना। कहाँ पे? कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, तोप के गोले से इसका विस्फोट हो जाता है। फिर देखेंगे अगला जो शासक होता है वो अकबर होता है। अकबर का जन्म कहाँ होता है जी? है ना, अमरकोट पाकिस्तान में होता है। इसकी माता का नाम क्या है? अमीदा बानो बेगम। इसका राज्याभिषेक कब होता है? 14 फरवरी 1556, है ना। कहाँ पे होता है? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। फिर पानीपत के द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 में होता है। अकबर ने पराजित किया था किसको? हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां, जो अकबर के संरक्षक था। अकबर ने खान ना की उपाधि बैरम खां को। अगला देखेंगे अकबर ने जड़ी कलम तथा कौन सा सीरी कलम की उपाधि किसको दिया था? जड़ी कलम का उपाधि दिया था किसको? मोहम्मद हुसैन कश्मीर तथा किसको दिया था? अब्दुल मसद को। धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण रखने वाला कौन था? अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत कब किया था? मालवा 1526 से मालवा युद्ध के 1562। अगला जो है अकबर द्वारा जो है चित्तौड़गढ़ का विजय कब किया गया था? 1567 में।
फिर जो है अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया था? 1567। ठीक है। और उस समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह। वहां का शासक कौन था? उदय सिंह। वहां का शासक जो है उदय सिंह था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। और अकबर ने किसे हराया था? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को। फिर आप देखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के बीच जो हुआ था, उसके सेनापति कौन थे? मोहन सिंह और हकीम का। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो जाता है? 1597 में। कैसे हुआ था? तो चोट लग गया, धनुष का जो चढ़ा रहे थे परचर्चा, उसके दौरान जो है इनका मृत्यु हो गया था। फिर आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था किसने और कब बनवाया था? अकबर ने कब बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 में। अब अगला देखेंगे अकबर के शासनकाल में आने वाला अंग्रेज कौन था? रॉथ। कब आया था? 1588 में। भारत में तंबाकू की खेती का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था और कब हुआ था? पुर्तगालियों ने अकबर के समय में कब किया था? 1605 में। मनसबदारी प्रथा का लागू किसने किया था? अकबर ने किया था। अगला जो है इबादत खान है ना, इबादत खाना का स्थापना किसने किया था? अकबर ने। जब्ती प्रणाली की व्यवस्था किसने लागू किया था? अकबर ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके मुताबिक आता है? अकबर के। ठीक है। चार बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर के समय में था। अकबर के राज्य का भी कौन था? फैजी। पंचमहल बनवाया था किसने? अकबर ने। नवरत्न किसके दरबार से संबंधित है? अकबर के। दीन ए इलाही और क्या? दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म का किसने शुरू किया था? अकबर ने। कब किया था? 1582 में किया था। अकबर द्वारा कब इलाही संवाद का शुरू कब किया गया था? है ना। और 1583 में किया था। दीन ए इलाही के पुरोहित कौन थे? अबुल फजल। अकबरनामा का रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। आइन ए अकबरी की रचना कौन किया था? अबुल। पंच है ना, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? अच्छा। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे किसके? अकबर के। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अबुल है ना, अबुल समद। ठीक है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन, जिनका मूल नाम क्या था? पांडे। फिर आप देखिए तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? 1506 में ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का मकबरा स्थित कहाँ पे है? ग्वालियर में है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस है ना, फौजी तथा बीरबल थे क्या अकबर के दरबार में। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन थे? दीन ए इलाही है ना, धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम कौन था? बीरबल। ठीक है, बीरबल था। फिर आप देखेंगे जो है बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास। ठीक है। दास प्रथा का आरंभ है ना, दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त किसने किया था? और कब किया था और किसने किया था? है ना। जजिया कर को समाप्त है ना, मजहर की घोषणा दोनों है ना। ठीक है। अकबर का मृत्यु कब होता है? 1605 में है ना। फिर अगला देखेंगे अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में। अकबर का मकबरा बनवाया था किसने? अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र सलीम। अब जाइए सलीम यानी जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम
जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में सलीम के शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी मैंने अब्दुल हिम है ना खान नाम। जहांगीर के पत्नी नूरजहां नाम, उसका नाम था क्या? मेहरुनिसा नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ है ना। नूरजहां का पिता मिर्जा गयास बेग, नूरजहां की माँ असमत बेगम। गुलाम से इत्र निकालने का विधि का खोज किसने किया था? असमत बेगम ने किया था। न्याय का जंजीर का स्थापना किसने किया था? जहांगीर ने किया था। फिर आप देखेंगे चित्तौड़ की संधि है ना, चित्तौड़ की संधि जो है जहांगीर के समय में 1615 में हुआ था। मुगल और मेवाड़ के बीच वो संधि हुआ था 1615 में हुआ था। दो आसपा और सी आसपा का प्रथा कैसे शुरू किया था? जहांगीर ने शुरू किया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था किसने? यही प्रश्न पूछा है जो पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके? जहांगीर के, है ना। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन चित्रकार किसके दरबार में थे? जहांगीर के थे। और ये जहांगीर को क्या बोलते हैं? चित्रकला का स्वर्ण काल, है ना। मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर था जहांगीर के शासनकाल में। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर, है ना। मुगल बोले तो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने खान का उपाधि किसको दिया था? है ना, हॉकिंस को। थॉमस रो भारत कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1616 में। जहांगीर का मृत्यु कब होता है? 1627 में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? शहादरा में, लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था किसने? नूरजहां ने। और जहांगीर का पुत्र का नाम क्या है? शाहजहां। अगला कौन है? शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम क्या है? खुर्रम, जिसको है ना, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, है ना। 1592 में हुआ था ना जी। जहांगीर के माता का नाम क्या है? जगत गोसाई, है ना। मुमताज महल जो है किसकी है ना? हाँ, ये जो है शाहजहां की पत्नी थी। ताजमहल का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने करवाया था। किसके याद में? मुमताज महल के स्मृति में, है ना। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 20 साल लग गया था। 20 साल। बताइए, है ना। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे का योजना किसने बनाया था? उस्ताद ईशा खान, है ना। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? राजस्थान के नागौर जिला के मकराना से ही प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। आना सिक्का का बदल किसने किया था? शाहजहां ने, है ना। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिरे, है ना, सिरे अकबर, है ना, किसने किया था? दारा सिकोह, है ना। किसका पुत्र था? शाहजहां के। दिल्ली के लाल किला, है ना, दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती महल, लाहौर का किला, है ना, शीशा का महल किसने बनवाया था? है ना। मयूर सिंहासन बनाने वाला कौन था? मयूर सिंहासन पर मुख्य जो है, मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार बादल खां। अगला जो देखिए, मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में मिला था कहां से? मीर जुमला ने दिया था। कह रहा है कि मयूर सिंहासन में, है ना, लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल में। शाहजहां के शासन काल में मुगल का स्वर्ण युग
किसने कहा था? B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ ने कहा था। जहांगीर ने शाहजहां ने, है ना, गुण समंदर का उपाधि धारण किया था, लाल खां को किया था, है ना। फिर दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जहां आरा बेगम किसका पुत्री थी? शाहजहां के पुत्री थी। औरंगजेब ने, है ना, शाहजहां को क्या किया था? बंदी बनाया था। कब? 1658 ईस्वी को आगरा के किला में, है ना। शाहजहां की मृत्यु कब होता है? 1666, है ना। कहाँ पे होता है जी? आगरा के निकट में होता है। उस समय इसका अवस्था होता है कितना? 74 वर्ष की अवस्था होता है। अगला जो पॉइंट है देखेंगे हम लोग, कौन सा? अकबर सॉरी औरंगजेब ना। शाहजहां के कौन था? ये पुत्र था ना, पुत्र था ना। फिर आप देखेंगे इसका जो है शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म जो है 1618 को गुजरात के कहाँ पे होता है? दाहोद में होता है। औरंगजेब के गुरु कौन था? मीर मोहम्मद हाकिम। जिंदा पीर किसको बोला जाता है? औरंगजेब ने बीजापुर का विजय कब किया था? 1686 में। जो मुगल वंश के शासक, मुगल वंश का शासक जिसको 2 बार राज्याभिषेक किया गया है वो कौन था? इसको किया गया था, औरंगजेब को किया गया था 58 और 59 में। द्वितीय ताजमहल किसको बोलते हैं? बीबी का मकबरा। कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी कौन? रबिया उद दौला के, ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए कौन? जिहाद का अर्थ क्या होता है? दारुल इस्लामी, इस्लाम का राज्य। दारुल इस्लामी अर्थात इस्लाम का राज्य। नवरोज त्योहार किसने रोक लगाया था? औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कब किया था? 1600 कब किया था? 1679 में किया था। जजिया कर था गैर मुसलमानों से किया जाने वाला धार्मिक कर, ठीक है। और जो है अकबर ने इसको बंद कर दिया था, 64 में अकबर बंद किया था। फिर अगला पॉइंट देखिए, अरोला के कैलाश मंदिर का करवाने का प्रयास औरंगजेब ने किया था कि नहीं किया था? और फिर आप देखेंगे 1686 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने मिला लिया था। ये प्रश्न जो है पूछा हुआ है। संत रामदास समकालीन थे किसका? औरंगजेब के। यही जो है संत जो है रामदास का जानते हैं क्या है? जब मराठा का उत्कर्ष पढ़िएगा, मराठा साम्राज्य का, शिवाजी के बारे में, तो औरंगजेब इतना कट्टर जो है कट्टरता पालन किया था उस क्षेत्र में कि जो है संत रामदास और संत रामतुंगा जी जो है, तुकाराम जो है, वो जो है अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए एकदम लोकल स्तर पर काम किए थे, लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल किए थे। ठीक है। मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष में इनका भी योगदान ठीक ठाक रहता है, संतों का। ठीक है। आगे हम जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे उसको व्यापक स्तर देखेंगे कि मराठा साम्राज्य कैसे उद्भव हुआ। ठीक है। इतना ही मराठों से उलझ गया था ना कि मुगल अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। ये जैसे अभी विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाता है। जो मराठों का साम्राज्य था वो पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री से घिरा हुआ था। ठीक है। पहाड़ी एरिया, जंगली एरिया था। और छापेमार युद्ध का जो नीति अपनाए थे शिवाजी, है ना, रुक के 2 महीना रुक के 4 महीना रुक के, है ना, इससे मुगल अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। अभी गदहावा कर दिया था। ठीक है। इसको हम चर्चा करेंगे, बढ़िया से इसका व्याख्या करेंगे, है ना, मराठा साम्राज्य में। ठीक है। मुगल काल में मंत्री परिषद और जिला जनपद क्या कहलाता था और जिला सरकार या परिवहन नहीं करता। ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे कौन सा अगला पॉइंट है। मुगल काल में
सरकारी भूमि और सरकारी भूमि सिक्का खालसा में। लगान क्या था? खालसा और सरकारी भूमि खालसा बोलते थे या और- मदद मास भी बोलते थे। हाँ और सिक्का को उस माने संसम कहते थे। सम शम संसब है ना, संसद बोलते थे। सरकारी भूमि हो गया खालसा और खालसा या मदद है मास ना, और जो है सिक्का हो गया संसब। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम जो रुपया के भाग, चांदी के दाम। ठीक है। मुगल काल के राजकीय भाषा क्या था? फारसी। क्या बोलते हैं? बाबुल मक्का किसको बोलते हैं? बाबुल मक्का के नाम से सूरत को जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु होता है 1707 में। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? ताराभाई, ठीक है। और औरंगजेब के दफनाने, औरंगजेब को दफनाया गया था कहाँ पे? खुलदाबाद में, है ना। औरंगजेब के मकबरा स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के खुलदाबाद शहर में। तो ये जो है हम लोग पीवाईक्यू देखे हैं। अब अगला जो है उत्तर मुगल कालीन सम्राट है, हम लोग इसको अगले टॉपिक में देखेंगे। और अगले टॉपिक में आपसे हम मिलेंगे मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष, ठीक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, शिवाजी और बाजीराव प्रथम का योगदान होता है। जय हिंद, जय भारत।